जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एनसीईआरटी के एक नए चैप्टर के साथ। अध्याय 3 जिसका नाम है सरकार। सरकार क्या है? यहाँ पर कुछ पेपर की हेडलाइन दी है, उसको हम पढ़ते हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो हम लोग देखते हैं साथियों कि इन सभी पेपर कड़ियों में एक शब्द कॉमन है, सरकार। सरकार यहाँ भी है, सरकार यहाँ भी है, सरकार यहाँ भी है, सरकार सरकार। तो आज हम लोग सरकार के बारे में पढ़ते हैं। ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाई। जैसा कि हम लोग ऊपर अखबार के हेडलाइंस को पढ़े हैं, उनकी सूची बनाने के लिए बोल रहा है, ये आप लोग बनाइएगा। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा की है। सरकार क्या है ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। तो साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि हर एक देश में विभिन्न निर्णय लेने, काम करने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। जैसे बताया गया है कि स्कूल, अस्पताल कहाँ बनाएं। अगर अत्यधिक महंगाई हो जाने पर या किसी वस्तु के अत्यधिक महंगे हो जाने पर उसका उचित मूल्य क्या रखा जाए, तो उसके महंगे दामों को कम कैसे किया जाए, या बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्य करती है। उनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक की रेल सेवाएं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे आर्मी के जवान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार का कार्य है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। सरकार का काम देश के नागरिकों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन मिले, यह सरकार का कार्य होता है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। हम लोग जैसे कि जानते हैं, अगर कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सब अगर आ जाते हैं, तो सरकार जनता के लिए, बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए, भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए व्यवस्था बनाती है।
उन्हें भोजन मुहैया कराती है, रहने की सुविधा देती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। यह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार भी हमारे लिए, अपने नागरिकों के लिए एक नियम बनाती है। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं: सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल। जैसा कि यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल। यहाँ पे बताया गया है कि सरकार के ये तीनों अंग हैं। सरकार के द्वारा ये सब व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। सरकार के स्तर, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होंगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर और मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। हमें बताया गया है कि सरकार नागरिकों के लिए जो नियम कानून, जो व्यवस्था बनाती है, वो नियम कानून व्यवस्था लोगों तक कैसे पहुंचती है। तो सरकार 3 तरीके से काम करती है। एक स्थानीय स्तर, जैसे गांव मोहल्लों में जो सरकार कार्य करती है, जैसे गांव मोहल्लों में ग्राम पंचायत होता है, प्रधान होता है, तो भी एक सरकार का अंग है। दूसरा है राज्य स्तरीय। राज्य स्तर पर जो सरकार कार्य करती है, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा, असम की सरकार काम करती है। और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर की सरकारें। राष्ट्रीय स्तर की सरकारें का मतलब पूरे देश से संबंधित है। पूरे देश के लिए जो कार्य करते हैं वो सरकारें राष्ट्रीय स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे हमारे भारत देश के पीएम, जो पीएम होंगे वो पूरे देश के लिए कार्य करेंगे। जैसा कि भारत का हम लोग मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र में इस भारत के पूरे भूभाग में एक सरकार कार्य करती है। इसी में राष्ट्र की सरकार भी कार्य करती है, इसी में राज्य की सरकार भी कार्य करती है, इसी में स्थानीय स्तर की सरकारें भी कार्य करती है। राज्य की सरकारें जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो सरकार कार्य करती है उसे राज्य स्तर की सरकार कहेंगे। केंद्र स्तर में जो ये पूरे भूभाग पर कार्य करती है सरकार, उसे केंद्र स्तर की सरकार कहती है। और जो गांव मोहल्लों में, किसी ग्राम में जो प्रधान होते हैं, उस स्तर की जो सरकारें होती हैं उसे स्थानीय स्तर की सरकारें कहते हैं। यहाँ पे साथियों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं।
आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 14 को तेलंगाना भारत का 19वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। तो साथियों, यहाँ पे सरकार एवं कानून के बारे में बताया गया है। सरकार कानून बनाती है तो उसे बाध्य कराने के लिए भी वो एक तरीके से कानून बनाती है। जैसे आप सड़क पर गाड़ी लेके जा रहे हैं और आप हेलमेट या लाइसेंस नहीं लिए हैं, तो लाइसेंस ना होने के कारण आपको जुर्माना या जेल भी भेजा जा सकता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि अगर सरकार कोई कानून ला रही है, अब कानून के हद से बाहर वह कार्य कर रही है, तो लोग भी, जनता भी उसका विरोध कर सकती है, उसको न्यायालय में ले जा सकते हैं उसके लिए। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या किसी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। अगर सरकार कानून के खिलाफ काम कर रही है, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई जात के लोगों को, किसी जात के लोगों को यदि उसके जात के कारण नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसका विरोध करने के लिए वह व्यक्ति, वह जाति न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय द्वारा एक कदम उठाया जाएगा। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। साथियों, यहाँ लोकतंत्र सरकार के बारे में बताया गया है। लोकतंत्र सरकार में जनता को केंद्र में रख के शासन किया जाता है। जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किया जाता है। लोकतंत्र सरकार में अगर कोई सरकार है और कोई निर्णय लेती है, कोई कदम उठाती है, तो उससे उस चीज की सफाई देनी पड़ती है, उसके बारे में बताया जाता है, उसका आधार बताया जाता है कि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहती है।
इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। तो दूसरा है राजतंत्री सरकार। राजतंत्री सरकार में राजा केंद्र में होता है। राजा अपने निर्णय स्वयं लेता है, लेकिन जो अंतिम निर्णय है राजा स्वयं लेता है। और कोई भी कदम उठाता है, कोई कानून बनाता है, कोई नियम बनाता है तो उसको किसी को सफाई नहीं देना पड़ता है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के दो कारण लिखिए। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? इनके जवाब आप लिख सकते हैं। दूसरा है, आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों? अगर आपके पास आपके देश में राजतंत्री सरकार है, राजतंत्र का शासन है, लोकतंत्र का शासन है, तो उसके बारे में आप लिखिए और आप किस शासन को अत्यधिक अच्छा समझते हैं, आप अपने देश में कैसा शासन लाना चाहते हैं, इसके बारे में लिखने के लिए बोला है। नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। तो साथियों, इस सरासर गलत है। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने का अधिकार नहीं है। राजतंत्र में राजा अपने से शासन करता है, यहाँ तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में क्या एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है? ये भी गलत है, क्योंकि राजतंत्र में एक राजा के पास संपूर्ण देश पर शासन करने की ताकत होती है, न कि लोकतंत्र। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, ये भी गलत है। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। राजा अपने मनमानी कर सकता है, चाहे जनता उसके फैसले से संतुष्ट हो या ना हो, वह राजा के ऊपर निर्भर करता है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। जैसा कि मैंने साथियों बताया कि लोकतंत्र में जनता को, लोगों को केंद्र में रख के शासन किया जाता है। जनता के लिए, जनता के द्वारा। भारत एक प्रकार का लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, बहुत से युद्ध हुए हैं, बहुत से वीर शहीद हो गए हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चित्र में, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल
एक वोट दे सकें। ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य, ये ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य है, जहां पर एक वृद्ध व्यक्ति मतदान कर रहा है। मतदान करने के बाद उसके हाथों में स्याही लगाई गई। स्याही मित्रों इसलिए लगाई जाती है क्योंकि कोई व्यक्ति दोबारा मतदान न कर सके। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कर सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। साथियों, इसमें बताया गया है कि आज कोई भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक देश में तब तक नहीं कर सकता है जब तक वहां के वयस्क मतदान के अधिकारी न हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो एक गिने चुने पुरुष बनाते थे। साथियों, यहाँ पे बताया गया है कि मतदान देने का जो अधिकार था वो पहले से ऐसा नहीं था, हमेशा से ऐसा नहीं था। एक ऐसा समय भी था जब गरीब व्यक्तियों को, अशिक्षित व्यक्तियों को, औरतों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। केवल अमीर व्यक्ति, संपत्ति जिसके पास हो, जो शिक्षित हों, बस वही मतदान देने के अधिकारी थे। और जब वही दोनों लोग, वही सब लोग मतदान देने के अधिकारी होंगे तो उन्हीं के हिसाब से कानून भी बनेगा। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। भारत जब आजाद नहीं हुआ था उसके पहले सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तब उस समय कुछ व्यक्तियों ने और गांधी जी ने इसका विरोध किया। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने लिखा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे, अर्थात जो अमीर हो बस वही वोट दे, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं वो वोट नहीं दें, जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यह पूरी लाइन गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। यहाँ पे बताया गया है कि संसार में कोई भी सरकार हो स्वेच्छा से अपनी शक्ति को नहीं बांटा है। महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो केवल पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। साथियों, बताया गया है कि पहले अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब जो पुरुष थे वे प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लिए थे। उस समय वहां की महिलाएं जो पुरुष के काम होते थे उनको करने लगे, उनको करने के लिए बुलाया गया और महिलाओं ने इसको बखूबी निभाया। बहुत अच्छे से उस कार्य को किया जो कहा जाता था कि सिर्फ पुरुष ही यह कार्य कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि यह कार्य महिलाओं ने कैसे किया। महिलाओं ने एक आंदोलन जारी किया। आंदोलन का नाम था महिला मताधिकार आंदोलन। इसे अंग्रेजी में सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब वोट देने का अधिकार। आंदोलन करते समय महिलाएं जेल भी गईं और कुछ महिलाएं भूख हड़ताल पर भी बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला। पृष्ठ 33 और 34 पर मानचित्रों को देखिए। वे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाते हैं। इन मानचित्रों और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाएं। पहला है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है, अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम, अपने जिले और उसके पड़ोसी जिलों के नाम लिखना है, अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग। नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नजर दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित है? उनके आगे निशान लगाइए। पहला क्या है, देखिए, भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। तो इसमें बताया गया है कि कॉलम दिया है स्थानीय, राज्य और तो भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का जो निर्णय है यह राष्ट्रीय स्तर पे है, तो राष्ट्र से मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। तो पश्चिम बंगाल सरकार जो है सारे स्कूल में बोर्ड कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा कराएगी। यह निर्णय राज्य स्तरीय है। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू
शुरू करने का निर्णय। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच अगर नई रेल सेवाएं शुरू करना है तो यह राष्ट्रीय स्तर हो जाएगा। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। अगर गांव में कोई सार्वजनिक स्थान पे कुआं बनाना है तो यह निर्णय स्थानीय हो जाएगा। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय। पटना में अगर किसी राज्य में अगर बच्चों के लिए या किसी के लिए पार्क, बच्चों के लिए खासकर बच्चों के लिए पार्क बनाने का निर्णय है तो राज्य स्तरीय हो जाएगा। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय। हरियाणा सरकार को अगर किसानों को मुफ्त बिजली देना है तो यह निर्णय राज्य स्तरीय हो जाएगा। 1000 रुपए का नया नोट शुरू करने का निर्णय। अभी देखे हैं जैसे कि अभी हाल ही में 2000 का नोट बंद हुआ, इसके पहले 2000 का नोट चालू हुआ। तो यह निर्णय केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो हालांकि ये सब चीजें हम बता दिए हैं सरकार के बारे में, तो आप इसको करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है? तीसरा है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? इसकी उपलब्धि क्या थी? गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? इन सब चीजों पर मैंने चर्चा किया है, तो आप इस अभ्यास प्रश्न को करिएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलेंगे फिर दूसरी क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। आशा करेंगे आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।